सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आज जो घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं वो दिल दहला देने वाली है। 25 वर्षीय उर्मी की उसी के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन जितनी दर्दनाक उसकी मौत थी उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक थी उसके कत्ल की वजह। ले लो, केले ले लो, संतरे ले लो, अमरूद ले लो, ताजे फल ले लो, ताजे फल। कितनी बार कहा है तुम लोगों से यहाँ पे अपनी सब्जियों के ठेले मत लगाया करो। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन तुम लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता है। अरे मैथी, अरे आओ बहन जी, 10 रुपए गड्डी, ताजा माल है, आइए ये लेके जाइए। ताजे फल ले लो, मीठे फल ले लो, ताजे ताजे फल। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अरे बीबी जी ये बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है? चुपचाप अपना धंधा ही तो कर रहे हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, तुम लोगों की सब्जी लगाने की जगह नहीं है। आप लोग भी बोलिए ना इन्हें। अरे क्या करे बहन जी, घर में बैठ जाए चुपचाप, धंधा छोड़ के। मुझे नहीं पता, तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरे घर के आगे सब्जियों के ठेले नहीं चाहिए। और अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अरे भैया 1 किलो टमाटर दइयो। हाँ बीबी जी लाया। अरे उर्मी बेटा, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? गला बैठ जाएगा तुम्हारा। देखा, पड़ोस वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं आपको क्या परेशानी हो जाती है। हटिए। क्यों चिल्ला रही है? जब ये गली सब्जी मंडी बन जाएगी ना, फिर समझ में आएगा मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। ओ शांति रख, शांति। तेरे पापा कहते थे ज्यादा गुस्से से ना इंसान अपना ही नुकसान करता है। हाँ पापा तो ये भी कहते थे कि जिस गली में शिफ्ट हो रहे हैं ना हम लोग, वो गली बड़ी साफ सुथरी है। अब छोड़ ना, बैठ जा, नाश्ता कर ले, चल। माँ, तुमने फिर से नाश्ता बना दिया। हाथ में फ्रैक्चर है, तुम्हें मना किया ना डॉक्टर ने काम करने के लिए, क्यों जाके बार बार काम करती हो? मैं बना देती जाके। ज्यादा आराम करूंगी ना तो बस बिस्तर ही पकड़ लूंगी मैं। बैठ जा, गर्मा गर्म पराठे हैं, फट से खा ले। अच्छा नहीं, मैं अभी नहीं खा रही, मुझे वैसे देर हो चुकी है, मेरी 10 बजे की मेट्रो भी छूट जाएगी। ओए तो क्या हुआ, 5 मिनट बाद की पकड़ लियो मेट्रो। बैठ जा अभी। ऐसी नहीं माँ, मैं अभी नहीं खा रही। उर्मी, गर्मा गर्म नाश्ता ऐसे खाली पेट घर से नहीं जाते बेटा। उर्मी, अरे मिसेस वर्मा, आप यहाँ? वहाँ उर्मी कितना लड़ रही थी फ्रूट वाले से, सब्जी वाले से। थोड़ा समझाइए उसे, लड़की जात है। एक जगह रहकर इस प्रकार रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। जी लड़की भी ना, न जाने कब अकल आएगी इसे। माँ जी नमस्ते। माँ जी आपसे एक बात कहनी थी। बिटिया से कहिए ना कि अपने काम से काम रखे, हम लोग को काहे बिना मतलब परेशान कर रही है। और हाँ, आप समझ रही ना हम क्या कर रहे हैं। माँ इतनी जल्दी डॉक्टर को दिखा के आ गई? फिर किस बात पर इन लोगों से झगड़ा किया तूने? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। क्या जरूरत है हर जगह झांसी की रानी बनने की? कितनी बार समझाया है। अरे ये ठेले वाले लोग बहुत टेढ़े होते हैं, समझ में नहीं आता तुझे? माँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों डरूं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लोग हमें परेशान करना शुरू कर दें, समझी? शुरू कर दे क्या? वो तो परेशान कर ही रहे ना कब से माँ। हाँ लेकिन कुछ नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात झांसी की रानी बनने की, तो वो तो मैंने तुमसे ही सीखा होगा। आपने और पापा ने तो हमेशा से सिखाया है कि ना तो गलत करो, और अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे भी मत करने दो। और बाकी बची इन लोगों की प्रॉब्लम, तो वो तो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। हाँ, क्या करने वाली है तुम?
म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेन और इनके नाम की एफआईआर दर्ज कराने वाली। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने पिता के निधन के बाद वो अपनी मां का इकलौता सहारा थी। उसके जाने के बाद मिसेस वर्मा बिल्कुल अकेली पड़ गई। उर्मी की ना तो किसी से जाती दुश्मनी थी, ना ही मौका वारदात से कोई सबूत मिला। ऐसे में पुलिस के लिए तहकीकात को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया। इस केस में एक और पेचीदगी यह थी कि उर्मी की हत्या किसी लाइसेंसी बंदूक से नहीं, एक देसी कट्टे से की गई थी। यानी अगर हथियार बरामद भी हो जाता तो भी उसके मालिक को पहचान पाना बेहद मुश्किल था। .315 और 12 बोर के ये तमंचे ब्लैक मार्केट में 3000 से 5000 रुपयों में आसानी से खरीदे जा सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराधों का एक बड़ा कारण ये गैरकानूनी हथियार भी है। कम कीमत पर आसानी से मिल जाने वाले ये हथियार किसी भी अपराध को बड़ा रूप दे देते हैं, जैसा कि उर्मी के केस में हुआ। लेकिन जो सवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ था वो ये था कि आखिर इस अपराध के पीछे था कौन। तो आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी का कोई दुश्मन नहीं था? कभी किसी के साथ लड़ाई ही नहीं होती थी उसकी, सिवाय कुछ ठेले वालों के। ठेले वाले? हमने कुछ नहीं किया था, हमें विश्वास कीजिए। अरे साहब हम छोटे आदमी हैं साहब हम अपने काम से काम रखते हैं साहब। हम भला किसी का खून क्यों करेंगे साहब? हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दिए साहब जी, हमने कुछ नहीं किया। ये खून हमने नहीं किया साहब जी, हमें जाने दो साहब। तुम में से ही किसी ने उसकी माँ को धमकी दी थी ना कि अपनी लड़की को समझा लो, और उस लड़की का भी तुमसे अक्सर झगड़ा होता था कि नहीं? साहब जी वो लड़की थी ऐसी, हर किसी से पंगे लेती थी साहब जी। किसी ने दीवार पे थूक दिया और किसी ने पोस्टर लगा तो उससे पर चिल्ला बैठती थी साहब जी। और भाजी वाले से, ठेले वाले से, कचरे वाले से सबसे लड़ती थी साहब जी। वो लड़की थी ऐसी। ऐसे ही कोई किसी को नहीं मार देगा। तुम्हारा धंधा पानी खतरे में आ गया था ना, इसलिए तुम में से किसी ने एक ने मारा है उसको। कुछ पता चला? नहीं मैडम, मार के थक गए, लेकिन अभी भी उन ठेले वालों का कहना है कि उन्होंने उर्मी का कत्ल नहीं किया। तो इंस्पेक्टर वो खुद से तोड़े ना कबूल करेंगे कि मैडम उन्होंने? हमने 3rd डिग्री भी यूज किया है। अगर उनको कबूल करना होता तो अब तक वो कर चुके होते। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने उर्मी को नहीं मारा। हम लोगों ने उनके घर पर रेड भी पड़वा दी, लेकिन हमें वो हथियार बरामद नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? वो ठेले वालों का कहना है कि उर्मी अक्सर लोगों को कुछ गलत सलत करने से रोकती थी। क्या हाल ही में किसी से उसकी झड़प या तू मैं हुई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जैसे कि मेरी पड़ोसन ने मुझे बताया, उस दिन उन ठेले वालों के साथ ही उर्मी की लड़ाई हुई थी। याद नहीं आ रहा है। इसे देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं। ऋतिक,
ये क्या? लगता है इन सब में से कोई भी नहीं था। हमने पहले ही कहा था साहब कि हमने कुछ नहीं किया। वो लड़की उस दिन किसी और से लड़ रही थी क्योंकि वो उसके दीवार पर पेशाब कर रहा था साहब। किसी बात के लिए कोई किसी को जान से कैसे मार सकता है? कुछ कह नहीं सकते और कोई वजह भी सामने नहीं आ रही है, तो यही पकड़ के चलना पड़ेगा हमें। सर ये केसेस तैयार होके आ गए हैं। आपके पड़ोसी और ठेले वालों ने जो हुलिया बताया था उसके बिना पर हमने ये स्केच तैयार की है। देखिए इन्हें एक बार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो अलग अलग आदमी है। वही तो, तीनों आई विटनेस ने अलग अलग हुलिये बताए, इसलिए उस आदमी को पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने ये स्केचेस सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। देखते हैं शायद किसी का चेहरा किसी से मिल जाए। कब तक कुछ पता चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब? देखिए स्केचेस इतने अलग हैं कि सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई फायदा होगा। माँ, क्या बना रही हो? पालक पनीर। माँ ये छोड़ो ना, मुझे वो चना आलू बना के दो ना। चना आलू कल खा लेना, आज पालक। नहीं नहीं, मुझे पालक पनीर नहीं खाना। अरे खा ले। मुझे नहीं खाना है। पक्का नहीं खाना? हाँ पक्का नहीं खाना है, आप चना आलू ही बनाओ। तो फिर ये क्या है तेरे लिए? चना इंस्पेक्टर सचिन और उनकी टीम ने तीनों स्केचेस के आधार पर उर्मी के कातिल की तलाश तो शुरू कर दी, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि बिना किसी पुख्ता सुराग के उसके कातिल को ढूंढना नामुमकिन था। दिल्ली की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख है और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग अवैध कॉलोनीज में रहते हैं, ना तो राशन कार्ड ना पहचान पत्र। ऊपर से देश की राजधानी होने की वजह से आस पड़ोस और देश के हर कोने से आए दिन नए लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में बिना सुराग के कातिल की तलाश करना पुलिस के लिए तिनकों के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। इसके बावजूद इंस्पेक्टर सचिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश में लगे रहे। उधर उर्मी की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ तो बेटी को खो देने का गम उन्हें सताए जा रहा था, दूसरी तरफ कातिल के पकड़े जाने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी एक दिन मिसेस वर्मा ने अपने घर के बाहर एक शख्स को देखा जिसका चेहरा उन्हें जाना पहचाना लगा। तूने ही मारा है ना मेरी बेटी को? क्या? उस दिन तुम ही झगड़ रहे थे ना मेरी बेटी के साथ? तुम ही ने मारा है ना मेरी बेटी को? सुनो, तुम अरे तिवारी जी। हाँ नमस्कार पांडे जी। हाँ एक मिनट ना पांडे जी, जल्दी करो ना, ऑफिस के लेट हो रहा है। ये लीजिए। हाँ तो चलो देना। भैया वो आदमी कौन है जानते हैं आप? किसको? अरे जो अभी भी आपकी दुकान पर आया था,
जिसके पास काले रंग का बैग था, मूंछों वाला आदमी, अरे जिसने आपको पान के पैसे भी नहीं दिए। कौन? वो पांडे जी? अरे मैडम, वो हमेशा पैसे देते ही नहीं है। ओहो, पांडे जी नाम है उनका। क्यों, पैसे क्यों नहीं देते? अरे मैडम जी, अब क्या बताएं, कुछ साल पहले मेरे घर की पानी की लाइन खराब हो गई थी और ये जो पांडे जी है ना, ये जल विभाग में काम करते हैं। बस उसी एक एहसान का अब तक बदला चुका रहा हूँ, उनको मुफ्त में पान खिला खिला के। अब एहसान से ज्यादा ही खिला दिया समझिए। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। ऐसा है गुप्ता जी, हाँ, जब तक इन भ्रष्ट नेताओं को देश से बाहर नहीं निकाला गया ना, तब तक कुछ नहीं होना इस देश का। क्या कहते हैं? सो तो है, पर एक बात तो है पांडे जी, जब आपने कह ही दिया है तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। चलिए गुप्ता जी, मेरा तो हो गया। ये जो मूंछ वाला आदमी है, ये कौन है? ये हमारे ऑफिस के पांडे जी हैं, सीनियर क्लर्क है हमारे ऑफिस के। एक मिनट, आप ये कहना चाहती हैं कि आप उस आदमी का नाम जानती हैं जो आदमी आपके घर के बाहर पेशाब करता है और उसी ने आपकी बेटी का भी मर्डर किया? जी इंस्पेक्टर साहब, उसी ने मेरी बेटी का मर्डर किया है। सौरभ पांडे, जलपोर्ट में सीनियर क्लर्क है वो, और उसकी शक्ल भी तीनों स्केचेस में से एक स्केच से मिलती है इंस्पेक्टर साहब। अरे पांडे जी कहाँ चल दिए, आपके लिए फाइल लाया हूँ। जब निकलने का टाइम होता है ना, फाइल लेके चले आते। अरे पांडे जी, आपको बाहर एक औरत पूछ रही थी। औरत? हाँ। कौन औरत? हाँ नहीं, पर मैंने देखा उसके हाथ में पट्टी वट्टी लगा हुआ था। तूने ही मारा है ना मेरी बेटी को? क्या बोला तूने? मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बताया कि आप यहाँ के सीनियर क्लर्क हैं, आपका नाम पांडे जी। कोई भी घर आके कुछ भी मेरे बारे में पूछेगा, बता देगा उसे। देख क्या रहा है, चले। ये सौरभ पांडे कहाँ मिलेगा? वो उधर। सौरभ पांडे जी। अगर कोई मुझे पेशाब करने से मना करेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास ना फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। मेरे घर में बीबी है, बच्चे हैं, मुझे लेट हो रहा है, तो सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये खून तूने ही किया है। बोल, 21 तारीख की रात को उर्मिला को गोली तू नहीं मारी थी ना? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है। कौन उर्मिला? किसके घर के बाहर गोली मारी थी? क्या बोल रहे हैं आपको कोई नहीं मिला तो आप बिना बात के मुझे अरेस्ट कर लेंगे क्या? सिस्टम नहीं है क्या यहां पे? 21 तारीख ना, 21 तारीख कह रहे हैं ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं 21 तारीख को इस शहर में था ही नहीं। कहां हो गया हुआ था? जाके ना मेरे ऑफिस में जाइए और फिर जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए। सर, ये जल बोर्ड के लीव रिकॉर्ड्स। इसके हिसाब से तो पांडे खून वाले दिन यानी 21 तारीख से लेकर पूरे 2 हफ्ते तक छुट्टी पर था। वही तो सर, हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे? मतलब ये कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्या पांडे किसी लड़की को सचमुच जान से मार देगा? चौधरी, तुमने पांडे के तेवर नहीं देखे। बहुत गुस्से वाला आदमी, और ऐसे गुस्से वाला आदमी छोटी सी बात को भी बड़ा बना सकता है, और इसका कोई भरोसा नहीं।
तुम एक काम करो, तुम पांडे की बीवी से पूछताछ करो। मैंने कहा ना कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो 21 तारीख की सुबह सुबह ही गांव के लिए निकल गए थे। हाँ मतलब 22 तारीख को सुबह निकले थे ना आप? नहीं, हम लोग 21 तारीख को ही निकल गए थे। चलिए ठीक है। अरे आप इसे जाने कैसे दे रहे हैं इंस्पेक्टर? देखिए मैडम, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और वैसे भी सारे रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस दिन शहर में ये था ही नहीं। हवलदार लेके जाओ इसको। इंस्पेक्टर, अगर सबूत नहीं है तो क्या ऐसे जाने देंगे आप इसे? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। इसी ने मारा है मेरी बेटी को। मेरा दिल कहता है इसी ने मारा है मेरी बेटी को। अरे मैं क्यों मारूंगा तेरी बेटी को? सुन, क्या लगा रखा है? मैंने मारा है, क्या है? हाँ, तूने मारा है मेरी बेटी को। बस देख लीजिए सर, ये अगर मुझे अब ज्यादा परेशान करेंगे ना तो सुन, तुझ पे ना केस ठोक दूंगा। केस करेगा तू मुझ पर? जा, जो करना है ना जाके कर ले, और मैं अपनी बेटी के कातिल को नहीं छोड़ूंगी। समझा ना तू? कानून सबूतों और गवाहों के आगे मजबूर था। आरोपी के आसपास शक का शिकंजा जरूर कसता जा रहा था, लेकिन मौकाए वारदात पर चश्मदीद गवाहों की नामौजूदगी केस की गति को रोक रही थी। अब तक ना तो कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ था और ना ही कत्ल की कोई ठोस वजह सामने आई थी। अब कानून के दायरे में रहकर इंस्पेक्टर सचिन के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन एक मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? देखिए मैडम, बुरा मत मानिएगा, मगर इस तरह रोज रोज यहां मत आया कीजिए। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे ना। अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। कैसे आराम करूं मैं इंस्पेक्टर? मेरी बेटी ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा है, और उसके कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, अगर आप पांडे के बारे में कहना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और मैंने उसकी छुट्टियों के रिकॉर्ड्स भी देखे हैं, और उसकी बीवी ने भी यही बयान दिया है कि उस दिन वो शहर में था ही नहीं। इंस्पेक्टर, ये भी तो हो सकता है कि रिकॉर्ड्स बदल दिए गए हो, या फिर उसकी बीवी झूठ बोल रही हो। आप मुझे उसके घर का एड्रेस दीजिए, मैं उसकी बीवी से बात करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी बात मानिए तो आप उसके घर जाके कोई पूछताछ मत कीजिए, वरना अगर उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवा के रहूंगी इंस्पेक्टर। मैडम, ये आप पांडे जी का एड्रेस। मैडम, जी कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? आप मेरी बड़ी मदद कर सकती हैं प्रिंसिपल मैडम। वैशाली, मुझे 3rd और 4th क्लास के अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए अभी। जी देखिए, 21 तारीख की सुबह पांडे के बच्चे स्कूल गए थे। अब आपका क्या कहना है इंस्पेक्टर साहब? लेकिन इससे उसका जुर्म तो साबित नहीं होता ना। जुर्म साबित नहीं होता मतलब?
इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन उर्मी का खून हुआ था उस दिन पांडे के बच्चे स्कूल गए थे। मतलब ये कि पांडे साफ झूठ बोल रहा है कि उस दिन वो शहर से बाहर गया था और अपने ऑफिस के लीव के रजिस्टर को खुद पांडे मेंटेन करता है। तो जाहिर सी बात है उसने लीव की डेट्स में आसानी से फेरबदल कर दी होगी। इतना सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है और अब भी आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका सर्च वारंट जरूर निकलवाऊंगा। नहीं सर, पूरा घर छान लिया लेकिन कहीं कोई गन वन नहीं मिली। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको भी पता है इंस्पेक्टर साहब, वो पांडे साफ झूठ बोल रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो उस वक्त शहर में ही हो, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता ना कि खून उसी ने किया है। कोर्ट के अंदर वो, उसकी बीवी सब झूठी गवाही देंगे, तो हम कैसे साबित करेंगे कि उस वक्त वो आपके घर की चौखट पर था? मैं उर्मी की माँ हूँ। कौन उर्मी? जिसके खून के लिए आपके पति को अरेस्ट किया गया था। देखिए देखिए, आप यहाँ से चली जाइए। आपको यहाँ मेरे पति देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। एक मिनट, दरवाजा मत बंद करिए, मेरी बात सुनिए। बड़ा गुस्सा आता है ना आपके पति को? आखिर क्या चाहती हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको भी पता है और मुझे भी कि ये खून आपके पति ने किया है। आप मुझे इतना बता दीजिए, उस रात क्या हुआ था? वो बंदूक कहाँ छिपा के रखी आपके पति ने? ये क्या बोली जा रही हैं आप? और उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और आज के बाद यहाँ नहीं आइएगा। अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी मदद कर दीजिए, एहसान होगा। क्या हो रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक चली आई? चल चल निकल, बाहर निकल। नहीं जाऊंगी, जब तक तू सच नहीं बोलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? तेरे को तो मैं ठहर क्या करेगा तुम? क्या करेगा? मरेगा मुझे? जान से मरेगा मुझे? जैसे मेरी बेटी को मारा था वैसे? मार मुझे, मार मुझे। मारता क्यों नहीं है तो? मार। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोल सबके सामने बोल। क्या हो रहा है? नौटंकी चली यहाँ पे? आए? आप पे अपने घर निकलो। सुन, तेरे को ना मैं अब सबक सिखाते रहूंगा। अंदर दोबारा दरवाजा मत खोलना इस औरत के लिए। ये पांडे अपने पास कोई हथियार वगैरह रखता है क्या? जैसे बंदूक, पिस्तौल, कोई कट्टा वगैरह? कभी आपने उसे कुछ लाते हुए अपने साथ देखा हो? बताइए ना, देखा है क्या आपने कभी? अरे मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता पांडे के बारे में। अरे क्यों परेशान कर रही हैं आप? लेकिन कभी जो इस तरह घर में, ऑफिस में पांडे जी और उनकी फैमिली को परेशान करना ठीक नहीं है, बहुत गलत है ये। डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं इस लेडी से? उठा के हालात में डाली इसे। ये ऐसे नहीं मानने वाली है। देखो, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और मैडम, ये आपकी पहली गलती थी, इसलिए खाली वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। लेकिन आगे से अगर पांडे जी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप समझ रही है ना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? ये लो। अच्छा बेटा, जब तुम लोग गांव गए थे उससे पहले
तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे क्या? हाँ, उन्होंने मम्मी को भी मारा और मम्मी उनको वो कपड़े जलाने नहीं दे रही थी। कपड़े? कौन से कपड़े नहीं जलाने दे रही थी? वो गंदे मैले हो गए थे। अरे नहीं, उसमें खून लग गया था। आप हार नहीं मानेंगी। नहीं, जब तक मेरी बेटी के कातिल को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं हार नहीं मानूंगी। इससे कम से कम हम उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट तो जारी कर ही सकते हैं ना। और एक बार वो अंदर आ गया ना, तो सच कैसे निकलवाना है वो हम अच्छे से जानते हैं। हेलो हेलो मैडम, पांडे की बीवी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी है। वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकता है और अब हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे कौन है बाबा जो इतनी जल्दी में है? आ रही हूं। छोड़ना नहीं इसे। किसी ने मेरी बेटी को मारा है। मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हुई। खून खौल रहा था मेरा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना। आज मैं ये खत्म करके ही रहूंगी। क्या कर रहा है? मैं कुछ भी करूं? तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि तू मेरे घर के बाहर खड़ा होकर गंदगी कर रहा है। चल चल, तमाशा मत कर। मैं तमाशा कर रही हूँ। क्या हुआ, शर्म आ रही है? बहुत बोल दिया तूने। रुक रुक, बताता हूं मैं क्या करता हूं। पिछली बार जब मैं घर गया था तो कट्टा लेके आया था यूपी से, और उसी कट्टे से मैंने उसे गोली मार दी। सौरभ पांडे गुस्सैल जरूर था, लेकिन वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। तो फिर उसके हाथ ये कट्टा कैसे लगा? जाहिर है इस अपराध की तरह कई अपराध इन्हीं गैरकानूनी हथियारों के जरिए अंजाम दिए जाते हैं जो ब्लैक मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। पुलिस और प्रशासन को मौत के इस काला बाजार पर अंकुश लगाना होगा। उर्मी को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसकी मां ने अपनी आवाज बुलंद करके यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे पकड़ना चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में जुर्म के खिलाफ जंग की लौ जल रही हो तो जीत इंसाफ की ही होती है। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे और अपराध रहित दिल्ली दूर नहीं की मुहिम यूं ही चलती रहेगी। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी फिर मुलाकात होगी गुनाह और गुनहगार को मात देती एक और सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान